हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 5 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में हर एक न्यूज़ पर आंखें जमाए रखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि किसी मिट्टी में अगर एसिडिक नेचर है, मतलब अगर उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो उस मिट्टी में इनमें से किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर किसी भी सॉइल में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो आप ये समझ जाइए कि उस सॉइल में एसिडिक नेचर हाई कंसंट्रेशन पर होगा। तो इसका आंसर हाइड्रोजन है। इसी तरीके से सॉइल से और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक आपसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट पूछा जाता है, सॉइल से पूछा यह जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अंग्रेजी में इसी को अलूवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। आपको पता है पूरे भारत भर के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो अलूवियल सॉइल 42 टू 44% एरिया में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ब्लैक सॉइल होती है, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो यह है आयरन, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा जाता है कि जो ईंटें होती है ना, जो आपके घरों में ब्रिक्स लगी हुई हैं ईंटें, तो इन ईंटों को बनाने के लिए कौन सी मिट्टी यूज करी जाती है? तो इसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है। इस मिट्टी की खास बात यह होती है कि अगर इसको एक बार पानी पड़ने के बाद पका दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। यही कारण है कि इससे ब्रिक्स बनाई जाती है, ताकि हमारे घरों में या कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये मिट्टी। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, आप सभी तो देख ही रहे हैं, ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है। तो केवल ठंड का फायदा मूंगफली खाकर ही ना लें, इस टाइम को तवज्जो दें। और ये टाइम मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए सबसे बेहतर होता है। जब मैं आपकी तरह तैयारी किया करता था तो उस टाइम पर मैं हमेशा जो ठंड का समय होता था उसमें सबसे ज्यादा और अच्छे से तैयारी कर पाता था, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन होता है इस टाइम पर हमारे पास सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके पास एसी तो छोड़ो, पंखे की भी फैसिलिटी ना हो। तो अगर गर्मियां होती हैं तो पसीना आता है, इन सारी चीजों से हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन ठंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप केवल रजाई में बैठे बैठे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौसम है जिसमें ना हमें पंखे, एसी, कूलर, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आज हमें नहाना है कि नहीं नहाना है। नहा ले तो अच्छी बात है, नहीं भी नहा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। किताबें हमारे सामने खुली होनी चाहिए और बस इस टाइम को आपको साकार करना है, ताकि 2025 आपके लिए अच्छा जाए और इस साल आप अपनी सफलता की सीढ़ी पे चढ़ पाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएं। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर ऑफिसर इंचार्ज के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह। वाइस मार्शल मनमीत सिंह जो हैं ये 1992 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना सन 1932 में करी गई थी। आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने बताया था वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और वेस्टर्न एयर कमांड में नए चीफ कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है जितेंद्र मिश्रा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिए। जितेंद्र मिश्रा वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ अपॉइंट किए गए हैं और जो मनमीत सिंह है ये सीनियर ऑफिस इंचार्ज इसी कमांड के नियुक्त किए गए हैं। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक परियोजना चलाई गई है? इस योजना का नाम है सिख दात परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत जितने भी राज्य के जेल हैं उन जेल के अंदर कैदियों को शिक्षा देने के लिए 15 टीचर्स की नियुक्ति करी गई है। तो यह है पंजाब सरकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। देखिए अभी तक क्या होता था, पंजाब के अंदर जो भी जेल हैं, तो जेल में ऐसे कैदी जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ टीचर्स लगाए जाते थे। लेकिन वो टीचर्स टेम्परेरी बेसिस पर लगाए जाते थे, या आप बोल सकते हो संविदा पर लगाए जाते थे। लेकिन अब 15 परमानेंट टीचर्स की नियुक्ति करी गई है। ये जो टीचर्स है ये मल्टीपल ट्रेड में स्किल प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जैसे कि प्लम्बिंग सिखाने का काम करेंगे और कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, टाइपिंग वगैरह स्किल्स आप सीख सकते हैं उसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ट्रेनिंग देंगे, टेलर की भी ट्रेनिंग देंगे, ताकि ये कैदी कल को जब रिहा हों, बाहर आए हमारे समाज में, तो इनके पास जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा ना हो कि इन्हें काम ना मिले और उसके बाद फिर से गलत रास्ते पर निकल जाएं।
तो इस वजह से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। जब से इसे लॉन्च किया गया है तब से अभी तक इसमें करीब 2200 लोगों ने अपने आप को एनरोल भी करा लिया है और 2200 लोगों में से करीब 1600 लोगों की ट्रेनिंग चालू भी हो गई है। पंजाब सरकार पहले लॉट में करीब 3000 लोगों को एक्सपेक्ट कर रही है कि 3000 कैदी इसके लिए एनरोल करें। एक और बात, केवल कैदी ही नहीं इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी एनरोल इसमें कर सकते हैं। पंजाब में गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भुवनेश्वर में? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान का वितरण किया गया है और 27 ऐसे लोग हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान समारोह है इसकी शुरुआत 8 जनवरी से होगी और 10 जनवरी तक ये चलेगी। किया गया है का मतलब नाम कंफर्म हो चुके हैं। अब इनको जो पुरस्कार दिया जाएगा मेडल स्वरूप वो इन डेट्स में दिया जाएगा आने वाले, मतलब अगले 3 दिन में पुरस्कार इनको दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान जो है ये एनआरआई जो होते हैं ना, जो एनआरआई ऐसे भारतीय जो कि दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं, नौकरी या व्यापार कर रहे हैं और वहां से जो करेंसी कमाते हैं वो हमारे देश में भेजते हैं अपने अपने परिवारों को, तो इससे हमारे जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है और जो हमारी नेशनल इनकम है वो भी बढ़ती है। तो ऐसे एनआरआईज को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मान दिया जाता है। ध्यान रखिए, एनआरआईज के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अगर कोई है तो वो है प्रवासी भारतीय सम्मान। ये 27 लोग कौन कौन हैं और कौन सी फील्ड से हैं, कौन कौन से देश में काम करते हैं, उसकी पूरी लिस्ट पीडीएफ में दे दी है, वहां से एक बार उस पर आप नजर डाल लीजिएगा। और उड़ीसा से याद आया क्योंकि इस बार उड़ीसा में यह सम्मान समारोह हो रहा है। आज के दिन 5 जनवरी को, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, एक उड़ीसा की पोएट है, इनका नाम है प्रतिभा। क्या नाम है? प्रतिभा सतपथी। ठीक है, इनको गंगाधर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में? तो पंजाब के अंदर रोपर यूनिवर्सिटी है ना, रोपर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। आईटी मिनिस्टर भी है अश्वनी वैष्णव। जिस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हायर एजुकेशन के लिए इस इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया गया है। ये कौन है जिनके द्वारा कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक प्रॉपर्टी शो लॉन्च किया गया है अहमदाबाद में? इस प्रॉपर्टी शो का नाम रखा गया है गुज कॉन। गुज का मतलब है गुजरात, कौन का मतलब है कॉन्फ्रेंस। तो गुजरात कॉन्फ्रेंस का जो प्रॉपर्टी शो रखा गया है इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गुजरात सरकार ये चाहती है जो रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं, मतलब जो बिल्डर्स वगैरह हैं जो सोसाइटी के लिए बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म में आए और साथ में गरीबों की हिसाब से वो नए प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करें। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर गुजरात सरकार के द्वारा इन डेवलपर्स को ये बताया जाएगा कि 1 BHK फ्लैट हो गए और 2 BHK फ्लैट हो गए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जाने का प्रावधान है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी और किस हिसाब से इनको डिजाइन किया जाए। तो अल्टीमेटली केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको गुजरात सरकार इस तरीके से कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकार से रियल एस्टेट के डेवलपर्स जुड़ेंगे। रियल एस्टेट डेवलपर बिल्डिंग्स बनाकर देंगे और सरकार उन फ्लैट्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन लोगों को प्रोवाइड करेगी जो कि इसके अंतर्गत एलिजिबल होंगे। गुजरात में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एम्बुलेंस इन 10 मिनट सर्विस चालू करी गई है? तो 10 मिनट में कौन सामान पहुंचाता है आपको पता ही है, ये है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट से आप अपने घर पे कुछ भी राशन वगैरह ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन अब क्या है कि ब्लिंकिट आपको ऐसी फैसिलिटी देगा कि आप एम्बुलेंस को भी कॉल अप कर सकते हैं और 10 मिनट में आपके घर में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ये फैसिलिटी और सर्विस स्टार्ट करने से आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि आज की डेट में आप नॉर्मली अगर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं
तो बड़ा हॉस्पिटल तो होता है लेकिन उसके पास एम्बुलेंस उसके एवज में कम होती हैं। तो कई बार वेटिंग में भी होती है, बट व्यक्ति हॉस्पिटल तक जब तक पहुंचता है तब तक उसकी मौत भी हो चुकी होती है। तो ब्लिंकिट के द्वारा इसको चालू किया गया है और अभी इसकी शुरुआत गुरुग्राम से करी गई है। केवल 5 एम्बुलेंस है। आने वाले समय में पूरे भारत भर में अगले 2 सालों में ब्लिंकिट का कहना है कि इसका विस्तार किया जाएगा। ब्लिंकिट जोमैटो की ही सब्सिडरी कंपनी है। जोमैटो की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और ब्लिंकिट उसके बाद चलाई गई। इसकी स्थापना 2013 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। ब्लिंकिट के सीईओ हैं इस टाइम पे अलबिंदर डिंसा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अलबिंदर डिंसा। और आपको पता है ब्लिंकिट का पहले नाम क्या था? इसका नाम था ग्रोफर्स। ग्रोफर्स। ग्रोफर्स नाम जब तक इसका रहा तब तक ये इतना नहीं चली, लेकिन फिर इसका नाम बदल दिया गया, ब्लिंकिट कर दिया गया। से कंपनी बूम पर है। और क्या आप जानते हैं जोमेटो का भी पहले नाम कुछ और था जब इसकी शुरुआत हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, नहीं पता है तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा हाल ही में एनआरआई अकाउंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के लिए टैब बेस्ड डिजिटल सर्विस की शुरुआत करी गई है? तो यह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए अभी तक क्या होता था कि नॉर्मल जो लोग हैं, जो लोग भारत में ही रहते हैं, एनआरआई नहीं है, अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपका अकाउंट 5 मिनट में खुल जाता है। वहां पे आप जाएंगे, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होगा वो आप देखोगे कि एक टैब लिए होगा, उस टैब में आपकी डिटेल डालेगा और उसी से आपकी फोटो खींच लेगा और आपकी रियल टाइम पिक्चर जैसे ही अपलोड होगी, साइन अपलोड होंगे, तुरंत एक यूनिक अकाउंट नंबर आपके लिए जनरेट हो जाता है। लेकिन एनआरआईज के लिए इतना सिंपल प्रोसेस नहीं था। एनआरआईज से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं और ये काफी टाइम टेकिंग होता था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब एनआरआईज के लिए भी सेम टैब बेस्ड डिजिटल सर्विस चालू करी हुई है कि अब कोई भी एनआरआई अगर अकाउंट खुलाना चाहता है उसको भी केवल 5 मिनट में अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। इसकी एक और खास बात है, अगर ब्रांच विजिट नहीं कर पा रहा है कोई एनआरआई तो उसके लिए भी वीडियो कॉल की फैसिलिटी रखी गई है। बैंक से आपको वीडियो कॉल जाएगा और वीडियो कॉल में ही उसी वीडियो के अंतर्गत आपसे केवाईसी सर्टिफिकेशन करा लिया जाएगा। आपसे एक कंसेंट ले लिया जाएगा कि हाँ आप अकाउंट क्यों खुलवाना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी और वहीं पर वीडियो कॉल में ही आपकी फ़ोटो खींच ली जाएगी। आपसे एक सिग्नेचर मांगा जाएगा, वो आप डिजिटली साइन वहीं से कर देंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। एसबीआई की स्थापना सन 1955 में करी गई थी। ये जो टैब बेस्ड डिजिटल एनआरआई अकाउंट ऑन बोर्ड प्रोसेस है, इसकी शुरुआत एसबीआई के चेयरपर्सन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के द्वारा करी गई है। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक 1994, हेडक्वार्टर है मुंबई। एचडीएफसी बैंक भी 1994, माफी चाहता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है वडोदरा। एचडीएफसी बैंक 1994, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक 1894, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दिसंबर का महीना निकल गया, जनवरी लग चुका है। आंकड़े आ चुके हैं केंद्र सरकार की तरफ से दिसंबर के महीने में कितना जीएसटी कलेक्शन किया गया है पूरे भारत भर से। तो इस बार दिसंबर के महीने में 1.77 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया गया है पूरे देश भर से। और नवंबर के महीने में ये 1.82 लाख करोड़ था। तो नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर में 3% कम रहा जीएसटी कलेक्शन। लेकिन अगर पिछले साल से अगर तुलना करें दिसंबर के महीने से, तो पिछले साल के कंपैरिजन में दिसंबर टू दिसंबर अगर देखें तो 7.3% जंप किया है, बढ़ोतरी हुई है इसकी। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारा जीएसटी अमाउंट ऐसा होता है जो कि लोगों को रिफंड भी कर दिया जाता है। तो ये जो 1.77 लाख करोड़ कलेक्ट किया गया है, इसमें से 22,490 करोड़ वापस रिफंड कर दिया गया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेविंग मतलब गवर्नमेंट के पास पर्टिकुलर कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है, तो यह है 1.54 लाख करोड़। पूरे साल का हर महीने का जितना भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो सारे आंकड़े पीडीएफ में दे दिए गए हैं। तो पीडीएफ से आप टेलीग्राम से जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में बैंकों की जो नीलामी संपत्तियां होती हैं उसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है बैंकनेट। क्या नाम है? बैंकनेट। ये मत समझिएगा यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यही स्पेलिंग है इसकी, बैंकनेट। ठीक है, BAANKNET। इस पोर्टल के अंतर्गत बैंकों के द्वारा, जैसे मान लीजिए बैंक आपको लोन देता है, आपने कार ली बैंक से लोन लेकर, आपने मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया और एक फॉर्च्यूनर ले लिया आपने। उसके बाद आप बैंक का पैसा चुका नहीं पाए,
तो बैंक आपसे आपकी गाड़ी ले लेती है। और अगर आप फिर भी फाइनल सेटलमेंट करके नहीं छुड़ा पा रहे हैं गाड़ी, तो एक टाइम के बाद ये जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर, इसको इस पोर्टल पे डाल दिया जाएगा और उसके बाद उसका ई ऑक्शन होगा। कम रेट पर लोगों को यहाँ से गाड़ियां भी मिल जाती हैं। इसी तरीके से दूसरी संपत्तियां हो गई, जैसे कि किसी का घर भी नीलाम हो जाता है, कभी किसी की दुकान नीलाम हो गई, या फिर किसी की फार्म लैंड नीलाम हो जाती है। कोई भी संपत्ति जो कि बैंक का पैसा आप नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक उसे नीलाम करने की राइट्स रखता है। तो वो इस पोर्टल के ऊपर किया जाएगा। ये कौन सा संस्थान है जिसने स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ एक पैक्ट साइन किया है और देश भर के स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे ये? तो भारत सरकार का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने, इसको डीपीआईआईटी भी बोलते हैं, इन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ पैक्ट साइन किया है। और ये पूरे देश भर के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट दिए जा सके, इस पर फोकस करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, मतलब विकसित देश की श्रेणी में लेकर आना है। और वो तब हो पाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा भारत में ही चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप जुबिलेंट जनवरी का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ 30 कोड लगाकर मेरे किसी भी बैच में 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपने हिसाब से आप बैचेस में रजिस्टर कर सकते हैं। जीएसजीके का मेरा फाउंडेशन बैच हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या उस एग्जाम की। हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि जीएस का सिलेबस कभी नहीं चेंज होता है। रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी, जिसे आरईएमसी भी बोलते हैं, इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडियन रेलवेज को पावर प्रोजेक्ट्स देने के लिए पैक्ट साइन किया है? तो इन्होंने आईआरएफसी के साथ पैक्ट साइन किया है, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये काफी पुरानी संस्थान है। इसकी स्थापना सन 1986 में करी गई थी। ये एक ऐसा संस्थान बनाया गया था जो कि भारतीय रेलवे को जब पैसे की जरूरत होती है, तो उसे पैसा देने का काम करते हैं, उसके लिए फंडिंग करते हैं। तो हाल ही में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी ने इसलिए इनके साथ पैक्ट साइन किया है कि इंडियन रेलवे को जितनी भी बिजली की जरूरत पड़ती है, वो बिजली अब हमें दूसरी जगह से नहीं खरीदनी पड़ेगी या केंद्र सरकार के पास डायरेक्ट नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे अपने लिए बिजली का उत्पादन खुद करेगी। और उसके लिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, खुद लगाने होंगे। और उसके लिए फंडिंग करेगी आईआरएफसी। किसको? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी को। आरईएमसी की स्थापना कुछ ही टाइम पहले साल 2013 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके सीईओ हैं अजय सिंघल। और बाकी आईआरएफसी जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके चेयरपर्सन है एम के दुबे, मनोज कुमार दुबे। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये है ईपीएफओ, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ पूरे देश भर में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका पेंशन बनाने का काम करते हैं। अभी तक क्या था कि जो पेंशन पेमेंट सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज था। मतलब मान लीजिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ईपीएफओ का अपना एक रीजनल ऑफिस है, इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी अपना एक रीजनल ऑफिस है। अब होता क्या था ऐसे में कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोग पेंशन जिनको दी जानी है, जो भी अपने पेंशन के लिए अमाउंट डिडक्ट कराते हैं सैलरी से, तो उसके लिए ईपीएफओ क्या करता था, उस स्टेट के अंदर 2 से 4 बैंकों के साथ टाई अप रखता था। तो अगर आपको पेंशन चाहिए, तो आपको इन्हीं बैंकों में खाता खुलाना होगा जिसके साथ ईपीएफओ का टाई अप था। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रीजनल ऑफिस है, तो यहाँ के ईपीएफओ ने के रीजनल ऑफिस ने दूसरे 4 बैंकों के साथ पैक्ट साइन कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होता था कि लोग मजबूर हो जाते थे उसी पर्टिकुलर बैंक में खाता खुलाने के लिए। लेकिन अब इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही सर्वर होगा ईपीएफओ का, उसी से सारे रीजनल ऑफिस कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अब आपको इस तरीके से बाध्य नहीं होना पड़ेगा। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक में अकाउंट रहते ही आपकी पेंशन आपके सीधे खाते में आ जाएगी। अभी क्या होता था कि आपको बैंक में जाकर वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता था, लेकिन अब उस चीज से भी आप बच जाएंगे। अब आपको कोई वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने प्रोविडेंट फंड रिलीज के लिए अप्लाई करेंगे, एक रिक्वेस्ट जाएगी सेंट्रल सर्वर पे, और वहीं से जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, सीधे आपके खाते में आपका पैसा प्रोविडेंट फंड का आ जाएगा। ये इसका फायदा होगा।
ईपीएफओ की स्थापना सन 1952 में करी गई थी, 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके कमिश्नर हैं इस टाइम पे रमेश कृष्णमूर्ति। कौन है? रमेश कृष्णमूर्ति। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप मेरे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का इंटरफेस ये है, आप जैसे ही बैच परचेज कर लेते हैं माई जोन वाले ऑप्शन पे आपको सब दिख जाता है। जनवरी का लेटेस्ट ऑफर 30% का है। सेफ 30 कोड को आप ध्यान रखें। कभी भी जैसे ही आप बैच को अवेल करें सेफ 30 कोड लगाकर फ्लैट 30% डिस्काउंट अवेल कर लें। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट, आपको पता ही है रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी भी अब बढ़ चुकी है और इस वजह से रेलवे का स्पेशल बैच भी आप अवेल कर सकते हैं। ये मत समझें कि ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए है, रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए इस स्पेशल बैच को डिजाइन किया गया है। इस बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 24/7 यहां से अपनी क्लासेस कर सकते हैं। एक ही बार में इस बैच से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना सिलेबस कवर करिए अगर आपको आगे इस बार वैकेंसी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं हो पाता है। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप मॉक टेस्ट दीजिए, यही सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। आप मेरे पर्टिकुलर बैचेस को भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से भी। बैच में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है वो सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। सिलेबस में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है स्टेट पीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं इनको इनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, यूपीएससी के चेयरपर्सन या फिर मुख्यमंत्री राज्य का? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है भाई? हजारों लोग फायदा ले चुके हैं, आप कब लोगे इसका फायदा? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। किताब लॉन्च तो कर चुका हूं मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की। ये वो किताब है जिसमें मैंने 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 करीब टीसीएस पैटर्न पर आधारित पिछले 5 सालों के स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। टेबल की फॉर्मेट में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले 3 सालों की मेहनत लगाकर, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। Amazon पे जाकर एक बार रिव्यू देखिए लोगों के, जिन लोगों ने इस किताब का फायदा लिया है। आज ही Amazon से ये किताब आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, स्टैटिक जीके के लिए रामबाण है किताब। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने इसे लॉन्च किया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, आप ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देर नहीं करनी है, स्टैटिक जीके में नैया पार लगाएं।